मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन ने अपने लास्ट वीडियो के अंदर जो अपने सिलेबस की लास्ट पोइम है द स्नेयर, उसकी मेन समरी और उसके बिगनिंग के जो दो स्टेंजाज होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से इस पोइम का जो पोइट हैं वो अपने को एक यूनिवर्सल मैसेज को कन्वे करते हुए अपने इमोशन को किस टाइप से अपन क्रिएट करें टुवार्ड्स द एनिमल्स के साथ में, ताकि उनकी इंडिविजुअल लाइफ के अंदर अपनी ओर से, अपने ह्यूमन बींग्स की ओर से किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करें कि आपके कारण उनको उनके पर्सनल लाइफ के अंदर किसी भी टाइप का लॉस हो, भले वो लॉस फिजिकल हो सकता है, मेंटली हो सकता है। ऐसा आपको कोई भी टास्क आपको आपकी लाइफ के अंदर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस वॉज द इम्पोर्टेंट मैसेज विच वॉज कन्वेड बाय द पोइट, जो कि कन्वे किया गया है पोइट के द्वारा इस पोइम के अंदर। और वो बिगनिंग के शुरुआत के जो दो स्टेंजाज हैं उसमें अपन डिस्कस भी कर चुके हैं कि किस तरीके से इसका जो पोइट है वो एक पर्टिकुलर जो रैबिट कई जाल के अंदर उसका जो बॉडी का एक पार्ट है वो फंसा, बॉडी का एक पार्ट है वो फंसा हुआ है, और उसको लेके किस तरीके से अलग अलग टाइप की आवाज निकाल रहा है, जोर से पेनफुल क्राई कर रहा था, दर्द भरी चीख निकाल रहा था। उसके कारण किस टाइप से आसपास का जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो भी अफ्रेड करने वाला यानी फियरफुल हो गया था, और किस टाइप से बाकी जितनी भी वस्तुएं थी, बाकी जितनी भी अपन कह सकते हैं आसपास के जानवर थे, उनके मन में भी डर बैठ गया था। पोइट भी उस एनिमल्स की, उस रैबिट की हेल्प करना चाहता है, बट ये इतना इजी नहीं था, इतना इजी टास्क नहीं था कि पोइट इजी वे में उसको सर्च कर ले, उस रैबिट को ढूंढ के, और वो जो स्नेयर के अंदर, जो जाल के अंदर फंसा हुआ था, उस जाल में से उसके बॉडी के पार्ट को फ्री करवा सके। इतना इजी नहीं था। तो इस बात को सोचकर पोइट बड़ा अपन कह सकते हैं, पोइट के अंदर बड़ी एक सैडनेस आती है, बड़ा दुख फील करता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, और उसके बाद वो अपनी इमेजिनेशन को इस पोइट के थ्रू अपने को समझाना चाहता है। तो बिगिन के अपन दो स्टेंजा पढ़ चुके थे, इसी पोइम के जो सेकंड लास्ट और लास्ट स्टेंजा उसके बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। थर्ड स्टेंजा है, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, and I cannot find the place where his paw is in the snare, little one, oh little one। इस तरीके से अपन कह सकते हैं आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। वो कहता है कि किस तरीके से मैं हर जगह को ढूंढने का काम कर रहा था। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मेकिंग एवरीथिंग यानी हर वस्तु को, हर चीज को, अफ्रेड यानी अपन कह सकते हैं फियर, डरावनी बना देना। यानी उसकी वॉइस, उस रैबिट की जो आवाज थी वो इतनी फ्राइटेंड कर देने वाली थी, इतनी डरावनी थी कि वहां पे मौजूद जितनी भी वस्तुएं थी उनके मन में एक अलग टाइप का डर बैठ गया था, अलग टाइप का अपन कह सकते हैं बाकी वस्तुओं के मन में भी अलग टाइप के इमोशन क्रिएट होने स्टार्ट हो गए थे, बाकी जानवरों के मन में भी एक टाइप का डर बैठ गया था। ऑब्वियसली जब इतनी खतरनाक, इतनी अपन कानों को इतनी बेकार जब आवाज़ सुनाई दे रही थी उस जगह पे, तो पोइट उसके बारे में सोचकर बड़ा सरप्राइज हो रहा था। तो डेफिनेटली यू कैन थिंक, आप सोच सकते हो कि बाकी वस्तुओं के मन में, बाकी जानवर के मन में क्या फीलिंग, क्या इमोशन आ रहे होंगे। उस मतलब कोई अच्छी आवाज़ थोड़ी थी, दर्द भरी पेनफुल क्राई थी। तो डेफिनेटली आप भी इस बात को सोच सकते हो। तो पोइट की इमेजिनेशन भी सही है कि कहीं ना कहीं वो जो रैबिट था बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था अपनी लाइफ के अंदर। तो आवाज को सुनकर मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, बाकी सारी वस्तु, हर चीज वहां पे जो प्रेजेंट थी उनके मन में एक टाइप का, अलग टाइप का एक फियरफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था। उसके बाद अपन पढ़ते हैं रिंकलिंग अप। रिंकलिंग अप का मतलब होता है ट्विस्टिंग अपन कह सकते हैं, जिसको अपन हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो सिकुड़ना या भींचना अपन कह सकते हैं। रिंकलिंग अप हिज यानी उसका, किसका, उस रैबिट के सेंस में आ रहा है, रैबिट के लिए लिटिल फेस, लिटिल यानी छोटा, फेस यानी मुंह। अपन कह सकते हैं कि उसका जो छोटा मुंह था वो एकदम सिकुड़ रहा था या सिकुड़ता है। कब? एज यानी जैसे ही यानी वह, क्राइज यानी चिल्लाता है, अगेन यानी वापस, फोर यानी के लिए, एड का मतलब होता है हेल्प। मेरे कहने का मतलब ये है, इन दोनों सेंटेंस को अपन वापस देखते हैं साथ में, तो इसका क्या मीनिंग निकलता है
कि रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसका जो छोटा फेस था वो सिकुड़ जाता है जैसे ही वापस वो मदद के लिए जोर से चीख निकालता है या चिल्लाता है या जोर से पुकारता है। कहने का मतलब वापस देखिए, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर वस्तु के मन में, हर जानवर के मन में एक अलग टाइप का डर बैठ गया था वहां पे। और जैसे ही वह, कौन किसकी बात हो रही है, जैसे ही वह यानी जैसे ही वो जो रैबिट था, वो रैबिट क्या करता है, अगेन क्राइज अगेन फॉर एड, मदद के लिए क्राई करता है वह रैबिट, यानी कहने का मतलब जैसे ही हेल्प के लिए वापस जोर से चिल्लाता है, जैसे ही उस समय क्या होता है, रिंकलिंग अप, उसका जो फेस था किसका, उस रैबिट का जो लिटिल फेस था, वो लिटिल फेस वापस क्या होने लग जाता है, ट्विस्ट होने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है। कहने का मतलब जैसे आवाज निकलती है तो उसके फेस के ऊपर एक अलग टाइप की अपन कह सकते हैं एक्सप्रेशन आता है, अलग टाइप का एक इमोशन आता है, अलग टाइप की उसका फिजिकल मतलब फिजिकल शो होता है जब वो जोर से चिल्लाता है। तो उसकी जो क्राई थी, पेनफुल जो उसकी क्राई थी, वो पेनफुल क्राई अपन कह सकते हैं इतनी खतरनाक थी कि दूसरे जानवरों के मन में भी, हर वस्तु के मन में भी क्या हो चुका था, एक डर बैठ गया था, फियरफुल एनवायरमेंट, फियरफुल एटमॉस्फेयर आ चुका था वहां सबके सामने। तो कहने का मतलब ये है, वापस देखे हैं, विंकलिंग अप हिज लिटिल फेस एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, जैसे ही वो वापस मदद के लिए पुकारता है उस समय उसका छोटा फेस वापस ट्विस्ट होने लग जाता, सिकुड़ने लग जाता है। एंड यानी और, आई यहाँ पे आ रहा, किसके लिए आ रहा है, पोइट के लिए आ रहा है, आपको ध्यान रखना है। आई यानी पोइट, कैन नॉट यानी सकता हूँ, फाइंड यानी सर्च करना यानी ढूंढना, मैं उस जगह को नहीं सर्च कर पा रहा हूँ, द प्लेस यानी उस जगह को, वेयर द रैबिट वॉज, जहाँ पे रैबिट छुपा हुआ था, वेयर द रैबिट वॉज हाइड किया हुआ था, छुपाया गया था, उस जगह को मेरे द्वारा ढूंढना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मैं केवल उसके बारे में एक मेरी इमेजिनेशन थी, इमेज कर सकता था कि जैसे वो जोर से चिल्लाता है तो उस समय उसका जो फेस है वापस ट्विस्ट होने लग जाता है, उसके फेस के ऊपर रिंकल पड़ने लग जाते हैं। तो ये सारी मेरी इमेजिनेशन थी। वंस अगेन मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस एज ही क्राइज अगेन फॉर एड एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। पोइट यूँ कहना चाहता है, पोइट कहता है कि जैसे वो मदद के लिए पुकारता है तो उसके फेस के ऊपर या उसका फेस एकदम सिकुड़ने लग जाता है और उसकी पेनफुल क्राई यानी उसकी दर्द भरी चीख इतनी खतरनाक थी, इतनी फियरफुल थी कि हर वस्तु के मन में एक अलग टाइप का डर, फियर बैठ गया था, अफ्रेड होने लग गई थी, हर जानवर डरने लग गया था। एंड आई कैन नॉट, और मैं नहीं सकता था क्या, फाइंड द प्लेस, उस जगह को फाइंड आउट करना, सर्च करना, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं था मेरी साइड से। मैं कोशिश कर रहा था, आई एम ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू फाइंड आउट द प्लेस, मैं उस जगह को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था, बट इट इज नॉट इजी, ये इतना इजी नहीं था क्या, टू फाइंड आउट द प्लेस, उस जगह को ढूंढना जहां पे रैबिट क्या हो रखा था, मतलब फंसा हुआ था, कैच हो रखा था, रैबिट अपन कह सकते हैं जाल में फंसा हुआ था, उस जगह को ढूंढना पॉसिबल नहीं था। दिस इज द थर्ड स्टेंजा ऑफ दिस पोइम, इस पोइम का ये थर्ड स्टेंजा है। बोर्ड के लिहाज से एवरी और ईच स्टेंजा आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग 16, 17 और 18 नंबर का जो सीक्वेंस नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके पोइम से रिगार्डिंग होगा, तो उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि स्टेंजा में से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक वर्ड का, एक एक लाइन का आपको मीनिंग आना बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप उसके अंदर फुल मार्क्स लाना चाहते हो पोइट्री के क्वेश्चंस आंसर के अंदर, तब आपको ध्यान रखना। दिस इज द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोइम एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, वही थर्ड स्टेंजा की लास्ट लाइन, फोर्थ स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है। एंड यानी और, आई यानी वही पोइट, कैन नॉट यानी सकता हूँ, फाइंड यानी ढूंढना, सर्च करना, द प्लेस यानी उस जगह को ढूंढ पाना या ढूंढना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। क्या नहीं ढूंढ पा रहा था, वेयर यानी जहाँ पे, हीज पा, हीज यानी उसका, पा यानी पंजा, इज यानी है, इन द स्नेयर, मैं उस जगह को बिल्कुल ही नहीं ढूंढ पा रहा था जहाँ पे उस छोटे से रैबिट का पंजा फंसा हुआ था, यानी इस रैबिट का पंजा जिसके अंदर कैच हो रखा था, जाल में फंसा हुआ था, उस जगह को ढूंढ पाना मेरी ओर से पॉसिबल नहीं था। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पा इज इन द स्नेयर, क्या मतलब है, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, मैं उस जगह को नहीं ढूंढ पा रहा था, वेयर जहां पे
जहां कहां जो भी समझना चाहो, जहां पे उसका पंजा क्या हो रखा था, जाल में फंसा हुआ था, उस जगह को ढूंढ पाना मेरी ओर से बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। नहीं के बराबर पॉसिबिलिटी थी उसके अंदर कि उस जगह को मैं कैसे फाइंड आउट करूं। बिल्कुल मेरे लिए बड़ा एक टफ टास्क हो गया था, डिफिकल्ट टास्क हो गया था कि उस जगह को ढूंढ के अगर मैं उस रैबिट को फ्री करवाना चाहता भी था, बट पॉसिबल ही नहीं था कि वो रैबिट कहां पे फंसा हुआ है। तो ऐसी हेल्प मेरे द्वारा उसके लिए करना नहीं हो पा रही थी। लिटिल वन का मतलब होता है छोटे प्राणी। ओहो लिटिल वन, अरे छोटे प्राणी, वो एक टाइप से उसको पर्सोनिफाई कर रहा है, एक टाइप से उसको एक छोटे प्राणी के रूप में एड्रेस करते हुए बता रहा है कि लिटिल वन, ओहो लिटिल वन, छोटे प्राणी, अरे छोटे प्राणी, मैं आपकी हेल्प तो करना चाहता हूं, बट उस जगह को फाइंड आउट करना, सर्च करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा जहां पे जाल के अंदर आपका पंजा फंसा हुआ है। तीनों लाइन को आप साथ में ट्रांसलेट कर सकते हो कि छोटे प्राणी, ओहो छोटे प्राणी, मैं आपकी हेल्प तो करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूं, आपके उस जगह को मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं जहां पे जाल के अंदर आपका पंजा फंसा हुआ है। ये तीनों सेंटेंसेज को अगर अपन साथ करते हुए ट्रांसलेट करें तो ये इनका मीनिंग रहेगा। आई यानी यहाँ पे पोइट के लिए आ रहा है, आपको ध्यान रखना है। एम सर्चिंग का मतलब होता है ढूंढना। एवरीवेयर यानी प्लेस टू प्लेस, हर जगह यानी प्लेस टू प्लेस, मैं हर जगह, एक जगह से दूसरी जगह मैं क्या कर रहा था, आई एम सर्चिंग, मैं ढूंढ रहा हूं। एवरीवेयर यानी हर जगह, लेकिन क्या था, बट एक बट लग रहा था, आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, मैं उस जगह को ढूंढ नहीं पा रहा हूं, उस जगह को ढूंढ नहीं सकता। वापस देखे, आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पा इज इन द स्नेयर। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, छोटे प्राणी, ओ छोटे प्राणी, आपका पंजा जहां पे जाल में फंसा हुआ है, उस जगह को ढूंढ पाना मेरी ओर से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, या मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं, या मैं ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि वो बिल्कुल एक अननोन प्लेस है मेरे लिए। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं हर जगह आपको ढूंढ रहा था आपकी हेल्प के लिए। आई नो वेरी वेल कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हो, आपको फिजिकल रूप से बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, सो दैट यू आर क्राइंग अगेन एंड अगेन, इसलिए आप वापस बार बार चिल्ला रहे हो, और आपकी जो क्राई है, आपकी जो चीख है, वो बड़ी पेनफुल है, और पेनफुल क्राई के कारण सभी वस्तुओं के अंदर, सभी जानवरों में एक अलग टाइप का फियरफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है आपकी चीख के कारण। मुझे पता है कि ये जो टास्क किया गया है, ये जो नेट को स्प्रेड करने का काम किया गया है, जाल को बिछाने का काम किया गया है, वो किसी न किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया गया है। तो इस बात को सोचकर पोइट बड़ा दुखी होता है, पोइट बड़ा परेशान होता है कि आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। पोइट के अंदर उस रैबिट को लेके अलग टाइप की एक सिंपैथी आ चुकी है, पोइट बड़ा सेंसिटिव हो चुका है, पोइट उसकी आवाज को सुनकर एक पॉजिटिव अप्रोच आ गई है, और अपनी उस इमोशन को पोइम के थ्रू सबके बीच में मैसेज को कन्वे करते हुए बताता है कि आप लोगों को भी इन एनिमल्स के साथ में सिंपैथेटिकल या सेंसिटिव बिहेव रखना चाहिए। आपकी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, आप कोई भी ऐसी नेगेटिव अप्रोच नहीं रखें। आप बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि माइंड से आप ऐसा नहीं सोचे कि उनको किसी भी टाइप का नुकसान पहुंचाओगे तो चलेगा। ऐसा कोई टास्क, ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई एक्शन आपको बिल्कुल आपकी लाइफ के अंदर नहीं करनी है। और इस बात से पोइट को बड़ी सैडनेस होती है, बड़ा पेन होता है, बड़ा दर्द होता है। ये किसी न किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा ऐसा किया गया है, उनके बारे में भी वो सोच के दुखी होता है कि कैसे, किस टाइप के लोग इस अर्थ की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, जो खुद के बेनिफिट के लिए किसी को भी किसी भी टाइप का हार्म पहुंचाने के लिए कोई सी भी एक्टिविटी कर लेते हैं। ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये सारे इस पोइम के अंदर जो 4 स्टेंजा दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है, ये पोइट की टोटली एक इमेजिनेशन है, और उस इमेजिनेशन के अंदर पोइट का सेंसिटिव और सिंपैथेटिकल एटीट्यूड को शो किया जा रहा है, और वही मैसेज आपको कन्वे किया जा रहा है। बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर इस पोइम की थीम भी पूछी जाए तो रैबिट को लेके पोइट का एटीट्यूड और एक यूनिवर्सल मैसेज क्या है, किस टाइप से आप बिहेव करोगे एनिमल्स के साथ में, इसको टारगेट करते हुए पोइट ने बहुत ही
मतलब अपन कह सकते हैं डीप फीलिंग को, डीप इमोशन को या डीप मैसेज को अपने सामने कन्वे किया है। ये सारे मेन पॉइंट थे इस पोइम के। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, अपने सिलेबस के अंदर बिगनिंग से जब अपन ने द नोबल नेचर से स्टार्ट से जब पोइम पढ़नी स्टार्ट की थी, पहली पोइम थी द नोबल नेचर, दूसरी थी अ बॉयज सॉन्ग, तीसरी है द होप, चौथी है 7 एजेस ऑफ मैन एंड फिफ्थ इज द स्नेयर। इस तरीके से आरबीएससी के अपने सिलेबस के अंदर 5 पोइम है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर तक 2020 तक इस टाइप का अपना पैटर्न था, तो उसके अंदर इस टाइप के 16, 17 और 18 क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस जो हुआ करता था या जो होता है वो पोइट्री से रिगार्डिंग होता, रिलेटेड होता है। तो आपको किस टाइप से स्टैंजा के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से पोइम के अदर जो क्वेश्चन होते हैं उसी में से भी पूछे जाते हैं। तो आप सारी पोइम्स के एक एक सेंटेंस को, उसके मेन थीम को, उस पोइम के अंदर क्या उसकी मेन समरी है, किसको लेके डिस्कस किया गया है, वो सारी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इनके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर पोइम अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हर पोइम से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से अपने सिलेबस की जो पोइट्री हैं पांचों, वो आज कंप्लीट होती हैं। कितने मार्क्स को ये कैरी करते हैं, ये सारी बात आपको इसके अंदर ध्यान में रखते हुए बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आंसर को आपको लिखना है। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।